हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स सेशन 2। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका शुरू किया, हमने वहाँ से कंसेप्ट शुरू करी व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स एंड मेनली हाउ माइक्रो एंड मैक्रो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसके साथ साथ हमने छोटी छोटी कुछ कंसेप्ट करी। स्कार्सिटी के बारे में हमने समझा कि स्कार्सिटी क्या होती है। आज थोड़ा सा हम उससे आगे चलते हैं, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये आज हम सेशन शुरू करते हैं। सेशन 2 आज हम कर रहे हैं व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी है क्या और इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं उसके बारे में। सबसे पहली चीज़ है व्हाट इज इकोनॉमी। हम इसका आंसर समझते हैं। व्हाट इज इकोनॉमी हमने कल समझा था। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स को हमने डिफाइन किया, इट इज़ अ सब्जेक्ट, ठीक है, और इट इज़ अ सोशल साइंस इन विच वी स्टडी, ठीक है, दैट पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच ही और शी डज इन रिलेशन टू स्केर्स रिसोर्स। आज हम कर रहे हैं कि इकोनॉमी क्या है। पहली चीज़ ये समझिए, इकोनॉमिक्स अलग चीज़ है और इकोनॉमी अलग चीज़ है। इकोनॉमिक्स में जहाँ पर हमने समझा था एक सब्जेक्ट के बारे में, इकोनॉमी ऐसा वर्ड नहीं है जो आप सुन नहीं रहे हो। आजकल अगर हम देखें न्यूज़ डिबेट से लेकर न्यूज़पेपर में चारों तरफ जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा बात हो रही है कोरोना वायरस के बाद, वो बात हो रही है अर्थव्यवस्थाओं के बारे में कि इतना सब जो चीज़ें हो रही हैं, हम इकोनॉमी को किस तरीके से स्टेबलाइज कर पाएंगे, किस तरीके से सपोर्ट कर पाएंगे। जो हम स्टिमुलस पैकेज की बात कर रहे हैं, हम किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर पाएंगे इस सारे डिफ़िकल्ट टाइम के बाद। तो पहले हम लेकिन बिल्कुल बेस से शुरू करते हैं। व्हाट इज़ इकोनॉमी। इकोनॉमी जो हमारी आती है, हम कर रहे हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी जो बात आती है, इट इज़ ए सिस्टम। तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है और इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम का नाम है। सिस्टम कोई भी ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें कि वेल डिफाइंड पार्ट प्ले करने वाले बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये हमारी सिस्टम की बात होती है। तो जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम में अलग अलग पार्ट हैं जिनका वेल डिफाइंड रोल है। मॉनिटर का क्या रोल है, उसके बाद है सीपीयू का क्या रोल है, इस तरीके से उनके रोल डिफाइन है। माउस का क्या रोल है, कीबोर्ड का क्या रोल है। तो सिस्टम है। इकोनॉमी इज ए सिस्टम विच इज स्प्रेडेड ओवर ए। ये हमारी इकोनॉमी की सीमाएं बताता है कि हम कौन सी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। इंडियन के बारे में तो वो सारा सिस्टम जो कि इंडिया के अंदर स्प्रेडेड ओवर है, फैला हुआ है ओवर ए पर्टिकुलर एरिया, एंड दैट रिवील्स और ये सिस्टम जो है ये हमें बताएगा किस चीज़ के बारे में? ये हमें बताएगा नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। उस पर्टिकुलर एरिया की, ठीक है, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी का नेचर है और क्या लेवल है। इससे पहले एक छोटे से कंसेप्ट हम समझ लेते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू यूज़ ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। स्कार्स रिसोर्सेज हमने पढ़ा था, जिन चीज़ों की डिमांड उनकी सप्लाई से ज़्यादा हो उसको स्कार्स कहते हैं। तो स्कार्स रिसोर्सेज के बारे में हम जितना भी काम करते हैं वो हमारी सारी हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है? 4 मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं: कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग। तो ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या? ऑल दोज एक्टिविटीज विच ह्यूमन बीइंग डज इन रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू या इन रिलेशन टू स्केर्स रिसोर्स। और ये है कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट और सेविंग। तो जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है किसी भी एरिया का, वो हमें उस एरिया में होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी के नेचर और लेवल के बारे में इंडिकेट करता है। नेचर की बात आ गई।
नेचर कैसे बताता है? देखिए, हम किसी भी देश की इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं तो एक चीज़ हमें क्लियर होती है कि वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो क्या हैं। जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं, हम इंडिया की इकोनॉमी के बारे में एक वर्ड सुनते हैं, कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। क्योंकि इंडिया के अंदर जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनके सेंटर में क्या है, एग्रीकल्चर है। हमारा कंजम्पशन हो गया या प्रोडक्शन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया या हमारी सेविंग होगी, इसका एक बहुत मेजर पार्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज़ देखिए, चाइनीज़ इकोनॉमी को कहते हैं एक्सपोर्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर हो रही है, क्योंकि वहाँ पर जो भी सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, सब तरीके के काम हो रहे हैं, एग्रीकल्चर वहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन उनका जो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग है। तो एक तो हम जब किसी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं हमें पता चलता है वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी के नेचर के बारे में। दूसरा है लेवल। हमने एक वर्ड और सुना होता है इकोनॉमीज़ में, जैसे इंडियन इकोनॉमीज़ है डेवलपिंग इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी, जापान, जर्मनी, चाइना, ये डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में आती हैं। तो दूसरा है लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि कंजम्पशन तो सब जगह हो रहा है लेकिन किस लेवल का कंजम्पशन हो रहा है ये हम समझते हैं इकोनॉमी से। तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जो किसी पर्टिकुलर एरिया की जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के नेचर और लेवल को हमें रिवील कर देता है। वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर गोइंग टू प्रिवेल इन दैट सिस्टम एंड एट व्हाट लेवल, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही हैं और किस लेवल पर हो रही हैं। ये तो हमारी पहली चीज़ हुई इकोनॉमी। आगे हम पढ़ते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, या किसी भी इकोनॉमी के सामने जो बेसिक समस्याएं आती हैं, बेसिक प्रॉब्लम है, वो कौन कौन सी हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। कोई भी इकोनॉमी है, चाहे अपनी डेवलपमेंट के किसी भी फेज में है, कैसे भी काम कर रही है, उसके सामने कौन सी प्रॉब्लम है जो हर एक इकोनॉमी सिस्टम में आती हुई है। इनको हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं 3 पार्ट में। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें। ठीक है, ये सभी जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और अल्टरनेटिव यूज़ वाले हैं, उनके एक से ज़्यादा यूज़ हैं। अब हमारे इकोनॉमी के सामने ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, हाउ टू एलोकेट दीज रिसोर्सेज फॉर वेरियस टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो सबसे पहली हमारे सामने है व्हाट टू प्रोड्यूस। एज वी नो आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन कंपैरिजन टू आवर डिमांड, दैट्स व्हाई वी हैव टू डिसाइड द प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स। तो हमारा पहला जो प्रॉब्लम आएगी वो हमारी है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज into various goods and services। कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हम अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय करें, ये सबसे पहली हमारे सामने इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हम प्रोड्यूस क्या करें। देखिए, अलग अलग इकोनॉमी ने अलग अलग तरीके से फैसले लिए। अगर हम देखें, कुछ इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, किसी इकोनॉमी के अंदर वहाँ की इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छा काम कर रही है, किसी इकोनॉमी का डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है। तो ये उनके इकोनॉमिक डिसीजन का ही इम्पैक्ट है कि उन्होंने अपनी प्रायोरिटी पे किस तरीके की चीज़ों को रखा। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हर एक इकोनॉमी को यहाँ पर ये डिसीजन लेते होता है हाउ टू डिप्लॉय देयर रिसोर्सेज। आप अपने रिसोर्सेज की हेल्प से किन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करोगे। और अलग अलग तरीके के जब हम डिसीजन लेते हैं उन सब के इम्पैक्ट अलग अलग जाएंगे। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि हम यहाँ पर फैसला कर रहे हैं, एग्जांपल हम ले कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स।
कंज्यूमर गुड्स कौन सी हैं? जो कंज्यूमर हम लोग हैं अपनी डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए चीज़ें खरीद रहे हैं, वो कंज्यूमर गुड्स हैं। खाने पीने से लेकर आपकी डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, कंज्यूमर गुड्स हैं। कैपिटल गुड्स आर गुड्स दैट आर यूज्ड एज असेट्स फॉर वैल्यू जनरेशन, जिनको प्रोड्यूसर जो है असेट्स के तौर पर यूज़ करता है, ठीक है। वो मशीनों, प्लांट मशीनरी वगैरह है, वो सब आ गई आपके कैपिटल गुड्स हैं। अब आपको ये डिसीजन लेना है कि आप अपने रिसोर्सेज को कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने में लगाओगे कि कंज्यूमर गुड्स में। अगर हम कैपिटल गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा? कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने से हमारी फ्यूचर के अंदर ग्रोथ इंश्योर हो जाएगी, फ्यूचर के अंदर हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर। आज हमारे सामने मान लीजिए 100 मशीनें हैं, अगर हम और 10 मशीनें लगाएंगे तो हम पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी जनरेट कर पाएंगे। ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर जनरेट होगी, हम ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाएंगे, ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो हम बना पाएंगे और हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। तो कैपिटल गुड्स बनाने की इंडिकेशन जिन भी इकॉनमी ने फैसले लिए हैं कि अपने ज़्यादा रिसोर्सेज को कैपिटल गुड्स बनाने की तरफ डाइवर्ट किया है, उसका रिजल्ट क्या आया है? वहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी है 1, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ी है 2, वहाँ पर इनकम का और गुड्स एंड सर्विसेज का लेवल बढ़ा है। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं इनडायरेक्ट पूछूं तो हमें किस तरीके की गुड्स बनानी चाहिए ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने के लिए? सिंपल, कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स अगर हम बनाते हैं ज़्यादा तो कंज्यूमर वेलफेयर तो ठीक है, अगर हम अपनी इकोनॉमी में ज़्यादा कपड़े, जूते वगैरह ये सब बनते हुए देखते हैं तो कंज्यूमर वेलफेयर तो ठीक जा रहा है कि हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हम सफिशिएंट कैपिटल गुड्स अगर नहीं बना रहे तो फ्यूचर की ग्रोथ हमारी इम्पैक्ट होगी। तो कंज्यूमर गुड्स बनाने से हमारा कंज्यूमर का वेलफेयर बढ़ता है, लेकिन इससे कोई फ्यूचर की ग्रोथ इंश्योर नहीं हो जाती है। तो ये हमारा कंज्यूमर वेलफेयर के लिए अच्छा है। इसी तरीके से हमें डिसीजन ये भी लेना पड़ता है कि हम जो है कितनी पीस टाइम गुड्स बनाएं और कितनी वॉर टाइम। पीस टाइम गुड्स वर्सेस वॉर टाइम गुड्स। पीस टाइम गुड्स की बात आएगी तो हम हैं अपने नॉर्मल, हमें शांतिकाल में जो चीज़ें चाहिए रहती हैं, ब्रेड बटर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमारी पीस टाइम गुड्स बोली जाती हैं। वॉर टाइम गुड, डिफेंस इक्विपमेंट, हम अपने नेशनल सिक्योरिटी पे जिन चीज़ों पर खर्चा करते हैं वो हमारी हो गई वॉर टाइम। तो कितनी पीस टाइम और कितनी वॉर टाइम? पीस टाइम गुड्स पर अगर हम ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं तो ये हमारी वही है कंज्यूमर वेलफेयर के लिए ठीक है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी हमारी सफ़र करेगी। दूसरी तरफ अगर हम वॉर टाइम गुड्स ज़्यादा बना रहे हैं, अपने देश की सिक्योरिटी पर ज़्यादा काम कर रहे हैं, कुछ इकोनॉमीज़ ने अपना बहुत सारा जीडीपी का हिस्सा जो है वॉर टाइम गुड्स के ऊपर खर्च किया, उन्होंने अपने डिफेंस मैकेनिज्म को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? उनकी नेशनल सिक्योरिटी अच्छी होती चली जाएगी। तो ये हमारा सबसे पहला हर एक इकोनॉमी के सामने डिसीजन है, व्हाट टू प्रोड्यूस। देखिए अब बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं हम कोई बहुत पर्सनल नहीं हो रहे किसी इकोनॉमी के सामने। अभी का जो सिचुएशन चल रही है कोविड में, यहाँ पर जिन इकोनॉमी ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाया है, जिन इकोनॉमी ने अपनी सप्लाई चेन बहुत स्ट्रॉन्ग करी हैं, वो इकोनॉमी कंपैरेटिवली सिस्टम में ज़्यादा जल्दी खड़ी हो जाएंगी, बाउंस बैक जल्दी कर पाएंगी। लेकिन जिन सिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर की बजाय पर बाकी सब चीज़ों पर काम हुआ है, हमारी इकोनॉमी ने भी क्या फैसले लिए हैं, हमारे कितने सारे रिसोर्सेज तो मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, ये बनाने में चले गए। हम गलत सही नहीं कह रहे किसी चीज़ को, लेकिन क्या हमारे देश की प्रायोरिटी कुछ और नहीं हो सकती थी? व्हाट टू प्रोड्यूस। चाइना ने दोबारा भी प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, जितनी जल्दी वो बाउंस बैक कर गए बहुत सारी इकॉनमी नहीं कर पाएंगी। उसकी रीज़न है कि उन्होंने जब ये डिसीजन लेना था व्हाट टू प्रोड्यूस, तो वो शायद उतना ज़्यादा वोट बैंक से अफेक्टेड नहीं था, वो ज़्यादा पॉलिटिकल पॉपुलिज्म से अफेक्टेड नहीं था, वो ज़्यादा गहरी समझ इकोनॉमिक्स की उससे अफेक्टेड था। तो पहली हमारी प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। What to produce, how to allocate our given resources in various type of goods and services. No doubt we can produce so many things with given resources, but we cannot produce all things in the same quantity. We have to increase some things, we have to decrease something. तो हमें यहाँ पर सिर्फ करना है, we have to choose the goods and services in which we are going to deploy our resources. लेकिन ये कहा गया कि ये क्या बात हुई, कंज्यूमर कैपिटल, पीस टाइम, वॉर टाइम, हमें सब तरीके की चीज़ें चाहिए। यहीं पर हम एक और सवाल का जवाब ढूंढते हैं, एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस।
हमें ये भी डिसाइड करना है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है और साथ साथ में ये भी प्रोड्यूस करना है किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। नो डाउट हमें कंज्यूमर गुड्स भी चाहिए, कैपिटल भी, वॉर टाइम, पीस टाइम, लेकिन सही क्वेश्चन ये है इन व्हाट क्वांटिटी वी डू नीड दैट। तो हमें कितनी क्वांटिटी में कौन सी चीज़ चाहिए, हर एक नेशनल प्रायोरिटी के हिसाब से हमें डिसाइड करना होता है। कि ऐसा नहीं है कि मंदिर हो गए या ये सब चीज़ें दूसरे देशों में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कितनी बड़ी प्रायोरिटी बनाया इन चीज़ों को, ये चीज़ हमारी समझने वाली बात है। दूसरी चीज़ है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस जैसे कि हमने मान लीजिए यहाँ पर व्हाट टू प्रोड्यूस है, उसके अंदर हमने कोई भी डिसीजन लिया, बिल्कुल आसान सा हम एग्जाम्पल लें, हमने डिसीजन लिया कि हमें शूज़ मैन्युफैक्चर करने हैं। अब दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू चूजिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज वे ऑफ डूइंग थिंग, काम करने के तरीके को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये आपकी दो तरीके की होगी, कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव जो है वो हमारी हो जाएगी। लेबर इंटेंसिव जो है उसमें है जहाँ पर यूनिट जो है लेबर का रोल जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा है, वो लेबर इंटेंसिव हो गई। लेबर इंटेंसिव जहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर लेबर जो है हमारी वो लीड रोल प्ले कर रही है, लेबर का रोल ज़्यादा है, उसको कहेंगे लेबर इंटेंसिव। कि शूज़ को हमने मैनुअली बनाते हुए भी देखा होगा, तो वो कौन सा तरीका है, लेबर इंटेंसिव। कपड़े के हैंडलूम्स भी होते थे जहाँ हाथ से कपड़ा बनता था, जिनको नॉर्मली हम हैंडमेड गुड्स कह देते हैं। तो बहुत सारी एग्रीकल्चर हमारी ज़्यादातर हमने अपने देश में देखी, वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से हो रही है। ठीक है, क्लैरिकल काम ऑफिस में हमने देखे हैं। अब डिजिटलाइजेशन हो रहा है काफ़ी कुछ, लेकिन मैनुअली भी हमने होते हुए देखे। वो कौन सा काम करने का तरीका था, लेबर इंटेंसिव, where labor play lead role in production process, that way is known as labor intensive, and where machines play the lead role, that is known as capital incentive। जहाँ पर मशीनें हमारी लीड रोल प्ले कर रही हैं प्रोडक्शन में, वो हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव जहाँ पर कैपिटल या आपकी मशीन्स जो एक तरीके से कह सकते हो वो लीड रोल प्ले कर रही हैं, वो कैपिटल इंटेंसिव। एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर, कैपिटल इंटेंसिव का मतलब ये नहीं होता है कि लेबर का कोई रोल ही नहीं है, और लेबर इंटेंसिव का भी ये मतलब नहीं है कि कैपिटल का कोई रोल नहीं है। लीड रोल बस लेबर का है, तो लेबर इंटेंसिव में भी क्या रहेगा, थोड़े बहुत इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे पर उनका कोई ज़्यादा बड़ा यूज़ नहीं होगा। कैपिटल इंटेंसिव में लेबर भी यूज़ हो रही है पर मेन रोल जो है वो मशीनरी का ही है। अब देखिए इन दोनों की इम्प्लीकेशन इफेक्ट समझते हैं। अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के साथ काम करने वाले हैं तो इसका इफेक्ट क्या आएगा। लेबर इंटेंसिव में सीधी चीज़ है, एम्प्लॉयमेंट तो डायरेक्ट बढ़ जाएगी, है ना, ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा, काम की चाहे स्पीड की बात आ जाएगी और चाहे एफिशिएंसी लेवल की बात हो जाएगी। आप मैनुअली जो है शूज़ बनवा रहे हो, ना तो वो उतनी स्पीड से बन सकते हैं और ना ही उनकी फिनिशिंग इतनी अच्छी होगी, तो स्पीड एंड एफिशिएंसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी लेबर इंटेंसिव में। दूसरा कैपिटल इंटेंसिव की बात है, इस केस में एम्प्लॉयमेंट जो है वो तो हमारी कम हो जाएगी, लेकिन काम की स्पीड जो है वो हमारी बढ़ेगी और काम की एफिशिएंसी का लेवल है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव की अगर हम बात करें तो अलग अलग प्रॉब्लम को और अलग अलग जो है अचीवमेंट के साथ ये दोनों टेक्नोलॉजी आती हैं। तो दोनों ही प्रॉब्लम है कि जब तक हमारे देश की प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ रोज़गार बढ़ाना रही, हमने देखा हमने मेनली किस तरीके की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी, लेबर इंटेंसिव, लेकिन जैसे ही एफिशिएंसी और स्पीड भी हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो गई, हमने कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। तो this problem called how to produce problem is actually the problem of choosing technology. We have to choose a technology with which we are going to work. So that is our second problem. तो हमने डिसीजन जैसे यहाँ लिया था फॉर एग्जांपल कि व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने डिसीजन लिया, हमने शूज़ प्रोड्यूस कर लिए थे। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्नोलॉजी से हम प्रोड्यूस करने जा रहे थे। ठीक है, तो हाउ टू प्रोड्यूस में हमने हुआ कि कौन सी टेक्नोलॉजी से हम करने जा रहे थे। तो हमने यहाँ पर मान लीजिए ये चूज़ करा कि हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी जो है मशीनों की हेल्प से प्रोडक्शन करने जा रहे थे। अब ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारे सामने डिसीजन है फॉर होम टू प्रोड्यूस, शूज़ बना किसके ले रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। तो यहाँ पर है हमें चूज़ करना होगा अपना टारगेट सेक्शन ऑफ कस्टमर, हमें चूज़ करना होता है। तो चूजिंग
ठीक है, टारगेट सेक्शन भी कह सकते हो, इसको एक और सही तरीके से लिख लेते हैं, एलोकेशन ऑफ फाइनल इनकम एंड आउटपुट, एलोकेशन ऑफ फाइनल इनकम एंड फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट आपका क्या बन रहा है, शूज बन रहा है, ठीक है। तो इस आउटपुट को, इस शूज को आप बना किसके लिए रहे हो, ये आपको डिसाइड करना है फॉर होम टू प्रोड्यूस में। आप रिच सेक्शन के लिए बना रहे हो, मिडिल सेक्शन के लिए बना रहे हो, पुअर सेक्शन के लिए बना रहे हो। हियर यू आर गोइंग टू चूज योर टारगेट कंज्यूमर, ठीक है, कि आप रिच सेक्शन के लिए, मिडिल सेक्शन के लिए या पुअर, कि यहाँ पर जो आपने कहा कि हम शूज़ बनाएंगे, यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आप बहुत महंगे शूज़ बनाने वाले हो, मिडिल क्लास के बजट शूज़ बनाने वाले हो, या फिर बहुत ज़्यादा जो है पुअर क्लास के लिए शूज़ बनाने वाले हो। ये हमें चूज़ करना होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो जिस तरीके की भी आपकी ऑब्जेक्टिव होगा, इकोनॉमी होगी, उसी अकॉर्डिंगली डिसीजन लिए जाएंगे। हमारी इकोनॉमी में हमने देखा, हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अगर वर्ल्ड की 10 बेस्ट यूनिवर्सिटी, कॉलेज के नाम आते हैं, कहीं नहीं आते हैं, क्योंकि जब हमने फैसले लिए व्हाट टू प्रोड्यूस में कि चलिए स्कूल कॉलेजेस बनाते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस हमने मैनुअली लिया, हमने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ ही नहीं किया। फिर आया फॉर होम टू प्रोड्यूस में, हमने तो मिडिल क्लास टारगेट की, हमने पुअर लोगों को टारगेट किया। तो हमने जिस चीज़ को टारगेट ही नहीं किया, तो वहाँ हम अचीव कैसे करते हैं। तो हमने कभी टारगेट ही नहीं किया था शायद क्वालिटी एजुकेशन को, हमने मेनली था कि हमारी जो मिडिल क्लास है, हमारे जो गरीब हैं, मेनली हम उनको सबको एजुकेशन दे सकें, तो वो चीज़ हम टारगेट कर रहे थे। तो वैसे ही हमने डिसीजन लिए, शूज़ मतलब हम यहाँ पर किसके लिए बना रहे हैं, उसी तरीके से हमने स्कूल, कॉलेजेस कि हम कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। एक इसके बाद है शूज़, जब आपका पूरा बन गया, फाइनल इनकम आपकी जनरेट हुई, ये अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कैसे बैठी। यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी वो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो आपको कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए ही होते हैं, ठीक है, असेंशियल फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन। ये हैं आपके 4 हैं, आप सोच के देखिए क्या इनके बिना हम कोई भी काम कर सकते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो ये हमारे 4 एंटरप्रेन्योर जो इन सारे रिसोर्सेज को असेंबल करके रिस्क बियर करता है, काम पर लगाता है। तो अब हम यहाँ पर इन चारों फैक्टर्स को जब कर रहे हैं, हमारा जब शूज़ बनकर आया, मान लीजिए आपने मिडिल क्लास के लिए शूज़ बनाए और आपका 700 का शूज़ बना, अब ये सारा का सारा जो है वो एंटरप्रेन्योर, उसका प्रॉफिट तो नहीं आ जाएगा ना। इसी में से कुछ हिस्सा जो है लेबर की वेजेस के रूप में जाएगा, इसी में से कुछ हिस्सा लैंड के रेंट के रूप में जाएगा, इसी में से कुछ कैपिटल का इंटरेस्ट बचेगा, बाकी जो बचेगा वो प्रॉफिट। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि कितना हिस्सा प्रॉफिट में, कितना हिस्सा जो है वो आपका प्रॉफिट जो है उसमें जाएगा, और कितना हिस्सा जो है वो आपका रेंट में, इंटरेस्ट में या वेजेस में जाएगा। किसी किसी इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो वेजेस में जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर लेबर जो है वो स्टार्स है, इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। किसी हिस्से में किसी इकोनॉमी में जहाँ एंटरप्रेन्योर्स कम थे तो वहाँ प्रॉफिट में ज़्यादा चला गया आउटपुट का हिस्सा। तो ये हमारा आज का टॉपिक पूरा हो गया है। पहली चीज़ है व्हाट इज़ इकोनॉमी, वो हमने समझा। दूसरा हमने समझा किसी भी इकोनॉमी, और ये नहीं है कि ये समस्याएँ जो हमने 3 गिनी हैं ये डेवलप्ड के सामने आएंगी, डेवलपिंग के सामने नहीं आएंगी, सेंट्रली प्लान्ड के सामने आएंगी। उसके ये ऐसी प्रॉब्लम है जिनको हर इकोनॉमी को एड्रेस करना रहता है, व्हाट टू प्रोड्यूस। और यही डिसीजन सही या गलत लिए जाते हैं तभी सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती हैं। अब अगर ये कहें कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम में अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, देखिए ये सब चीज़ें जो हैं ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। ये तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमीज़ ने इन 3 जो प्रॉब्लम है इनको सही तरीके से एड्रेस नहीं किया, इन सेंट्रल प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व नहीं किया। उसी के बाय प्रोडक्ट के तौर पर कह लीजिए, उसी के कॉन्सिक्वेंस के रूप में कह लीजिए, बाकी सारी प्रॉब्लम अराइज होंगी। इन्फ्लेशन भी होगा, पॉवर्टी भी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी, फॉरेन डेट भी होंगे, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट में भी आपकी करेंसी वीक आएगी। क्योंकि हमें जो सेंट्रल में जो फैसले लेने थे कि मेनली क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कि क्या हमारे जैसे जो डेवलपिंग देश था, इतनी सारी पॉपुलेशन पुअर थी, क्या हमारे जैसे देश में इतने सारे रिसोर्सेज
शराब जैसी चीज़ों पर लगाने ज़रूरी थे? क्या हमारे जैसी इकोनॉमी में इतना सारा पैसा मूर्तियाँ बनाने के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर लगाना ज़रूरी था? इतने महंगे मंदिर बनाने क्या सच में हमारी इकोनॉमी में ज़रूरी थे? हम इन चीज़ों को गलत नहीं कह रहे, लेकिन बात है कि कंपैरिजन करने की। क्या इससे बेटर जगह नहीं हो सकती थी व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर करने के लिए? क्या इससे अच्छी टेक्नोलॉजीज नहीं हो सकती थी हाउ टू प्रोड्यूस का आंसर करने के लिए? क्या हमने अपने सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिनको हम अपने फाइनल आउटपुट या फाइनल इनकम से टारगेट कर रहे थे, वो हमारे बेटर आंसर नहीं हो सकते थे? अगर यहाँ पर भी चीज़ों को हम कंट्रोवर्शियल नहीं बना रहे, सिर्फ इतना समझिए कि सेंट्रल प्रॉब्लम है क्या, और उन सेंट्रल प्रॉब्लम को अगर हम सही तरीके से एड्रेस नहीं करते हैं तो उनके कितने बड़े रिजल्ट आते हैं। तो दीज आर द सेंट्रल। तो आप अपना एक व्यू पॉइंट डेवलप करना शुरू करिए। बीइंग इकोनॉमिक स्टूडेंट, आप जितना ज़्यादा इकोनॉमी से कनेक्ट कर पाएंगे उतना ही आपको बेटर समझ में आएगी। आज के लिए ही इतना ही। आज का सेशन कैसा रहा, आपको क्या कुछ समझ आया नहीं आया, वो आप ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।